Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestone social science textbook for Class 4, Chapter 18. The name of the chapter is Our Rights and Duties. Constitution of India. Just like you follow rules in school, people in a country have to follow rules. These rules are written in a book called the Constitution of India. These rules are made so that every Indian can lead his her life in peace and harmony as a citizen of this country. अब जिस तरीके से हम स्कूल के अंदर रूल्स फॉलो करते हैं, देश में रहने वाला हर एक इंसान देश के रूल्स फॉलो करता है। अब हमारी कंट्री के रूल्स जिस बुक में लिखे हैं वो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी कंट्री में रहने वाले लोग शांति से रह सकें, हार्मनी के साथ रह सकें और एक दूसरे के साथ हमेशा बिना लड़ाई करे रहना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिखाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स अस हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये बताता है कि एक कंट्री को गवर्न कैसे किया जाता है या फिर कैसे करना है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इंक्लूड्स द मेथड्स, पावर्स, ड्यूटीज़ विच मस्ट बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। इसमें सारे तरीके हैं, सारे पार्ट्स हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट इंसान की जो ड्यूटीज़ है वो सभी गिवन है इसके अंदर। इसमें हम लोगों को हमारे राइट्स बता रखे हैं एज अ सिटीज़न ऑल्सो और हमारी ड्यूटी दे रखी है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को। After being ruled by the British for almost 200 years, India gained independence on 15th August 1947. हमारे देश को ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक रूल करा, लेकिन उसके बाद भी इंडिया को 15th अगस्त 1947 को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई थी। Our constitution came into effect on 26 January 1950. This day is celebrated as the Republic Day. अब इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में थोड़ा टाइम लग गया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका था और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया enjoys some basic human rights called fundamental rights. ये वो राइट्स हैं जो हर एक इंसान को दिए जाते हैं। इफ़ दीज राइट्स आर डिनाइड वन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये राइट्स उनको नहीं दिए जाते तो हम कोर्ट में जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। देर आर 7 फंडामेंटल राइट्स विच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबको मिले हैं। द फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी। Every citizen is equal before the law. There will be no difference on the basis of religion, race, caste, gender or place of birth. हर citizen law यानी कि government की नज़रों में equal है। ना तो उनको religion के basis पर हम लोग differentiate करेंगे, ना ही race, caste, gender या फिर जिस जगह वो birth लिया उन्होंने उस basis पर भी हम उनको इन इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। राइट टू फ्रीडम। इट इंक्लूड्स फ्रीडम टू स्पीक, थिंक फ्रीली एंड एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस फ्रीली। राइट टू फ्रीडम का मतलब हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने ओपिनियंस लोगों के सामने रख सकते हैं। An Indian citizen can settle anywhere in India, follow any occupation, trade, business or commercial activity. इंडिया में रहने वाला हर एक सिटीज़न इंडिया में कहीं भी जाके रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी बिजनेस खोल सकता है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
This right protects the citizens from being ill treated or made to work without pay. No child below the age of 14 years can be employed in any kind of labor. हमारे देश में एक ऐसा राइट है, कोई भी आपको गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, आपको बिना पैसे दिए आपसे काम नहीं करवा सकता. हमारे देश में 14 साल से कम बच्चों से काम कराना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. Next is your right to freedom of religion. India is a secular country where every citizen has the right to follow any religion. इंडिया कम्प्लीटली फ्रीडम देता है आपको, आपकी जो इच्छा हो, जैसी मर्जी हो, वैसा रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. Every person has the right to get education and also get admission into educational institution. All groups who are less in numbers, minorities, can develop and preserve their cultures. हमारे यहाँ पर हर एक इंसान को ये राइट दिया जाता है कि वो एजुकेशन ले सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सके, और चाहे वो कोई से भी कल्चर से बिलोंग करता हो, माइनॉरिटी क्यों ना हो, आप उन्हें मना नहीं कर सकते एजुकेशन देने से. नेक्स्ट इन द रो इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Every citizen is protected by the law and is treated equally. In case if any of the fundamental rights are denied or taken away, a citizen has the right to approach the highest court in the country, that is the Supreme Court. अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और अगर आपको कोई मना कर देता है फॉलोइंग जो भी फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, और हाईएस्ट कोर्ट जो है इंडिया में वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट. राइट टू एजुकेशन. एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years has the right to get free compulsory education. राइट टू एजुकेशन के अंदर 6 to 14 years के बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए. As citizens of India, we all enjoy certain fundamental rights. अब becoming a citizen of India, हमारे पास ये fundamental rights तो आ ही जाते हैं. But along with these, we also have certain duties towards our country. अब rights तो मिल गए, लेकिन आप अगर इंडिया में रहते हो तो आपकी इंडिया के प्रति कुछ duties भी तो होती हैं. These are called fundamental duties. इनको आप fundamental duties बोलते हैं. Every citizen of India should. अब हर एक इंसान जो कि इंडिया का एक सिटीज़न है उसे ये सारी ड्यूटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा. रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड द नेशनल सिम्बल्स. हमारा जो ट्राई कलर है, नेशनल फ्लैग है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है. हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसकी रिस्पेक्ट करनी है. हमारे जो नेशनल सिम्बल्स हैं जैसे कि नेशनल बर्ड पिकॉक है, नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल ट्री बैनियन है, तो सारे ऐसे नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमने जो 3 साल मेहनत करके इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसकी रिस्पेक्ट करनी है. वैल्यू द हेरिटेज एंड प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ इंडिया. इंडिया में जो हेरिटेज है, हमारी जो कल्चर है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है. प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी जिस पे गवर्नमेंट का हक होता है उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए. बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री. वी शुड ऑलवेज बी वेरी मच प्राउड ऑफ आवर कंट्री. हेल्प इन द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री इन टाइम्स ऑफ डेंजर. जब भी हमारे देश पर कोई डेंजर आ जाता है, ख़तरा आ जाता है, तो हमें हमेशा हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए. प्रमोट ब्रदरहुड एंड ट्रीट ऑल सिटीजन्स इक्वली. हमारे मन में हमेशा भाईचारे की भावना होनी चाहिए. एवरी इंडियन इज़ अ ब्रदर एंड सिस्टर, यही हमें मानना चाहिए, और सभी को हमें इक्वल तरीके से ट्रीट भी करना चाहिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. The Constitution of India lays down the certain instructions for the government. The government is expected to keep these in mind while making laws.
अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्ट कर रखा है, जब भी गवर्नमेंट कोई न्यू रूल बनाएगी तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएगी. These instructions ensure that the government works for the welfare of the people. इन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हम एक चीज़ की तो श्योरिटी हमें मिल जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए ही काम कर रही है. Some of these guidelines include to provide work for everyone. गवर्नमेंट को सभी को काम देना चाहिए जो काम करना चाह रहा है ऑब्वियसली. Equal pay for equal work for both men and women. चाहे कोई काम मैन करे चाहे वुमेन करे, उन्हें बराबर पैसे मिलने चाहिए. प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस इन द एरिया ऑफ वर्क. जहाँ पर भी आप काम करवा रहे हो वहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, एक काम करने लायक इन्वायरमेंट होना चाहिए. इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड गेट्स फ्री एजुकेशन. हमने अभी एक राइट देखा कि 6 to 14 ईयर्स के हर एक बच्चे को पढ़ाई मिलनी चाहिए, तो इसका ध्यान रखने का काम भी गवर्नमेंट का होता है. Ensuring that wealth is not concentrated in the hands of only a few rich people and the poor should not be exploited. ये भी चेक करना है कि हमारे देश में पैसा सिर्फ कुछ अमीरों के हाथ में ही नहीं है, बल्कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है. Providing a decent standard of living for everyone. एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल हमें देनी है हमारे सिटीजन्स को जो भी इंडिया में रह रहे हैं. सो ये थे आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any sort of doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.